हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखन कला और शहरी जीवन क्लास 11 के इतिहास के चैप्टर 1 की। अगर आपके पाठ्य पुस्तक की बात करें तो ये चैप्टर 2 है, लेकिन जो चैप्टर 1 था वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जिसे हम समय की शुरुआत के नाम जानते हैं। इसलिए आपके सिलेबस के अनुसार चैप्टर 1 है लेखन कला और शहरी जीवन। तो दोस्तों, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम बात करने वाले लेखन कला की और शहरी जीवन की। जी हाँ, कि किस प्रकार से लेखन कला के विकास हुआ और शहरी जीवन का विकास कहाँ होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेखन कला और शहरी जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत होती है कहाँ से है, वो होती है मेसोपोटामिया। जी हाँ, लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से होती है। जी हाँ, मेसोपोटामिया अगर आप बात करें तो दुनिया के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। आप यूँ से कह सकते हैं दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता वर्तमान में कौन सी है, वो है मेसोपोटामिया। और इसी मेसोपोटामिया से ही, जी हाँ, इसी मेसोपोटामिया से विश्व में शहरी जीवन और लेखन कला का शुरुआत भी होती है। अगर गणित की बात करें, चाहे वो शहरी जीवन की बात करें, खगोल विद्या की बात करें, सभी चीज़ों की शुरुआत इसी सभ्यता मेसोपोटामिया से होती है। इस सभ्यता का जो विकास है वो दजला और फरात दो नदियों के बीच हुआ है। ठीक है, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन दो नदियों के बीच हुआ है, तो वो दजला और फरात नदियां हैं। इन्हीं दोनों नदियों के बीच इस सभ्यता का विकास हुआ है। सिर्फ इसी सभ्यता के नहीं, दुनिया में जितनी भी सभ्यता हुई हैं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे बेबीलोन सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, सभी सभ्यताएं नदी के किनारे ही विकसित होती हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो ये है कि नदी के आसपास जो है जीवन यापन करना बहुत आसान होता है। चाहे वो खेती करना हो, चाहे अपना भरण पोषण करना हो, सभी चीज़ें नदी के आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो उनके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो है जीवन का विकास। ठीक है, और वर्तमान में इस मेसोपोटामिया को किस नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान में इसे इराक के नाम से जाना जाता है। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद के नाम से जाना जाता है। तो मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, शहरीकृत है, और वो काफ़ी ज़्यादा शहरीकरण वहाँ पर हुआ था, और इसलिए उसके दो शहर काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वो है सुमेर और अक्कद। ये दो शहर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं मेसोपोटामिया। जैसे वर्तमान में अगर हम अपने भारत की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, प्रमुख शहर हैं, प्रमुख राज्य हैं। तो इस जैसे ही जो है मेसोपोटामिया के दो प्रमुख शहर थे, सुमेर और अक्कद। 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन महत्वपूर्ण शहर के रूप में जाने लगा। पहले सुमेर और अक्कद काफ़ी महत्वपूर्ण शहर हुआ करते थे, लेकिन 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन जो है इस शहर यानी मेसोपोटामिया सभ्यता का काफ़ी महत्वपूर्ण शहर के रूप में जाने लगा। अब ईसा पूर्व क्या है दोस्तों, तो ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो काल है उसे हम ईसा पूर्व के नाम जानते हैं। यानी ईसा मसीह के बाद के जितने भी काल होते हैं उसे हम वहाँ पर हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। यानी इससे पहले के काल को हम बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, और यहाँ पर हम बात करते हैं एस यानी आफ्टर क्राइस्ट, क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो जो 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन में महत्वपूर्ण शहर ग्रुप में जाने लगा, तब इसके दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। पहले जो दक्षिणी क्षेत्र के जो दो महत्वपूर्ण शहर थे वो थे सुमेर और अक्कद, लेकिन 2000 ईसा पूर्व के बाद इसके दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ जो अधिकतर लोग थे बेबीलोन से आए थे और बेबीलोन लोग वहाँ पर बस गए, इसलिए इसे क्या कहा गया, बेबीलोनिया कहा गया। इसी बीच 1100 ईसा पूर्व इस क्षेत्र को असीरियाई कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर असीरियाई लोग आकर बसे थे, इसलिए इसे असीरिया कहा जाने लगा। इस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी थी, जिसे सुमेरियन के नाम जानते हैं, और 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरी भाषा का स्थान अक्कदी ने ले लिया, और 1400 ईसा पूर्व के बाद अक्कदी भाषा का जो स्थान है अरमाइक भाषा ने ले लिया। और अरमाइक जो भाषा थी वो हिब्रू से मिलती जुलती थी, और 1000 ईसा पूर्व में इसे अपना लिया गया, और वर्तमान में इसी भाषा को जो है बोला जाता है। तो सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन के बाद अक्कदी, और अक्कदी के बाद जिस भाषा ने इसका स्थान लिया उसका नाम अरमाइक है, जो हिब्रू से मिलती जुलती है। ठीक है, मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत कब से होती है, तो मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत होती है 1840 के दशक में, और जिस दो शहरों के सबसे ज़्यादा
खुदाई की गई, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसर्च किए गए वो थे उरुक और मारी। और यहाँ पर जो है उत्खनन कार्य कई दशकों तक चला, यानी इतना ज़्यादा उत्खनन कार्य मेरे ख्याल से या कभी भी इतना उत्खनन कार्य किसी भी सभ्यता में नहीं हुआ है जितना मेसोपोटामिया सभ्यता के इन 2 शहरों में उत्खनन कार्य को अंजाम दिए जाए। वो 2 शहर उरुक और मारी। शुरुआत 1840 हुई। और खुदाई में क्या क्या मिलते हैं तो इसमें इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्र, औजार, मुद्राएं, और इन्हीं सभी चीज़ों से हमें मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। यानी पुरातात्विदों के द्वारा जो रिसर्च किए गए, जो खुदाई की गई, जो उत्खनन कार्य किए गए, और उत्खनन कार्य में जो चीज़ें मिली उन्हीं चीज़ों के माध्यम से वर्तमान में हम मेसोपोटामिया के बारे में जान पाते हैं, मेसोपोटामिया के सभ्यता के बारे में जान पाते हैं, उनकी कला के बारे में जान पाते हैं, उनके विकास के बारे में जान पाते हैं। तो इनमें पुरातत्विदों का योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब मेसोपोटामिया में जो यूरोपवासी इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे थे, आखिर क्या कारण था कि यूरोपवासियों के लिए इतना महत्वपूर्ण था मेसोपोटामिया, तो जान लेते हैं। बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है, किसका, मेसोपोटामिया का उल्लेख मिलता है बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में। और बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख, जिसे हम सुमेर के नाम जानते हैं, सिमार का उल्लेख है, जिसका अर्थ सुमेर यानी ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। और यूरोप के लोग इसे अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, यानी जो यूरोपीय लोग थे मेसोपोटामिया को, सुमेर को अपनी पूर्वजों की भूमि मानते थे, तो इसीलिए उनकी दिलचस्पी यहाँ बहुत ज़्यादा थी। 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, और जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जल प्लावन की कहानी का अंकन था। यानी जल प्लावन, हर धर्म में जल प्लावन का जिक्र किया गया है कि भाई भगवान द्वारा एक व्यक्ति को कहा गया कि आप नाव तैयार कर लीजिए और हर पृथ्वी पर मुझे हर प्राणी के एक एक जोड़े को वहाँ पर रख लीजिए। यानी बाग जब जल प्लावन होता है तो सभी लोग उसमें डूब जाते हैं, लेकिन नाव में रखे सभी प्राणी बच जाते हैं। तो जो जल प्लावन की कहानी है ये हर धर्म में किसी न किसी रूप में पाई जाती है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए बाइबल में जो उल्लेखित जल प्लावन की खोज करने के लिए ही 1873 में ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए खोज अभियान का पूरा खर्च भी उठाया था। ठीक है, मेसोपोटामिया के भूगोल के बारे में जान लेते हैं। तो मेसोपोटामिया अगर बात करें इसे 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी भाग और उसके दक्षिणी भाग। और उत्तरी और दक्षिणी भाग की बात करें तो इस इराक जो है, ठीक है, इराक भौगोलिक विविधता का देश है। क्या है? भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता का मतलब है कि यहाँ पर भौगोलिक विविधता बहुत ज़्यादा, कहीं वो ऊंचे पठार हैं, नदियाँ हैं, मरुस्थल है, ठीक है, झाड़ियाँ हैं, मैदान हैं। तो इस प्रकार से पूरी तरह संपन्न जो है देश माना जाता है इराक, क्योंकि जो मेसोपोटामिया है उसे वर्तमान में इराक के नाम से ही जाना जाता है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं, स्वच्छ झरने हैं, जंगली फूल भी हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन, यानी यहाँ पर लोग पशुपालन ज़्यादा करते हैं खेती की तुलना में, क्योंकि पशुपालन से लोगों को अधिक आजीविका हो जाती है, यानी उनके दूध से, उनके चमड़े से, उनके डेयरी उत्पाद से, उनके मांस से। तो अधिकतर लोग पशुपालन करते हैं उत्तरी भाग में। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से उत्तरी भाग काफ़ी महत्वपूर्ण है। दक्षिणी भाग की बात करें तो दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है। यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था। यानी यहाँ यानी मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग वह भाग है जहाँ पर सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली का उद्भव हुआ। सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली थी। यहाँ गेहूँ, जौ, मटर या मसूर की खेती होती थी। यानी जो मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग है उससे कई गुना अधिक उपज वाले जो भाग थे वो दक्षिणी भाग थे, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता था। दजला और फरात नदियों द्वारा बाढ़ के द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी भी क्षेत्रों में लाई जाती थी, जिससे मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो गई थी और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ, जौ, मटर, मसूर का उत्पादन किया जाता था। यानी काफ़ी समृद्ध था दक्षिणी भाग। तो जान लेते हैं मेसोपोटामिया नाम कैसे पड़ा। तो मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्दों जिसे मेसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया शब्द दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को भी इंगित करता है। तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर जिसका नाम है मेसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी। इस तरह से आपको इसको देखना है। शहरीकरण की बात कर लेते हैं। तो मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी
लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। और कांसा जो होता था तांबे और रागा वन टिन, तो तांबे और टिन को मिलाकर जो है तक कांसा बनाया जाता था। धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। मेसोपोटामिया हथियार भी कांसे के ही होते, यानी धातुएं जो होती तो काफ़ी दूर दूर से मंगाई जाती थी। ठीक है, यानी मेसोपोटामिया खनिज संसाधनों के रूप में वहाँ पर समृद्धि नहीं थी, यानी आप कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया लोग जो खाद्य उत्पादन में काफ़ी समृद्ध थे, लेकिन खनिज संसाधन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नहीं थे। शहरीकरण का क्या महत्व था उनकी, मेसोपोटामिया में जो शहरीकरण था उसकी विशेषता क्या थी, उसका महत्व क्या था। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों को रहने के स्थान ही नहीं होते, अपितु खाद्य उत्पादन के साथ साथ अन्य आर्थिक गतिविधियां भी वहाँ पर विकसित होती हैं। तो ऐसे आपको पता है जो शहर होते हैं वहाँ पर सिर्फ लोग रहने के लिए नहीं आते हैं, लोग शहरों में रहने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं। जैसे दिल्ली एक शहर है, मुंबई एक शहर है, कलकत्ता एक शहर है, चेन्नई एक शहर है। तो यहाँ पर लोग गाँव ग्रामीण प्रदेशों से क्यों आते हैं, गाँव ग्रामीण प्रदेशों से वहाँ पर लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर रहने के अच्छे साधन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, व्यापार के साधन उपलब्ध होते हैं, प्रौद्योगिकी के साधन उपलब्ध होते हैं, कामकाज की अच्छी स्थिति उपलब्ध होती है, मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए लोग शहर में आते हैं। तो यही कारण है कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण काफ़ी महत्व रखता था। शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित रहते हैं। जैसे आपको पता है कि शहर में हर व्यक्ति अलग अलग काम करता है, कोई लुहार है, कोई सुनार है, कोई बढ़ई है, कोई दूध वाला है, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग कार्य है और इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहता है। और ये शहरीकरण की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे पर आत्मनिर्भर रहते हैं, हर व्यक्ति सारा काम अकेला नहीं करता है, इसलिए सभी का रोजगार यहाँ पर चलता रहता है। इनमें आपस में लेन देन हमेशा चलता रहता है। श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन होना आवश्यक, बिना सामाजिक संगठन को हम शहरी जीवन की संकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और शहरी अर्थव्यवस्था का अपना लेन देन जो था वो हिसाब किताब लिखित रूप में होता है और यही वजह थी कि मेसोपोटामिया में ही इसी हिसाब किताब को लिखने के लिए लेखन कला का विकास भी होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। जान लेते हैं कि मेसोपोटामिया में व्यापार का किस चीज़ का होता है, कैसे लोग व्यापार करते थे, साधन क्या था व्यापार का। तो मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, परंतु खनिज संसाधनों का हमेशा वहाँ पर अभाव था। औजार, मोहरें और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी आदि जो बड़े पत्थर थे वो तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से वो आयात किया करते थे। वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात भी करते थे और उसी बदले वो खनिज संसाधन लेते थे। कुशल परिवहन व्यवस्था वहाँ मौजूद थी। शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्या, परिवहन व्यवस्था। ठीक है, भारवाही पशुओं को पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काट कोयला लाना ले जाना बहुत ही कठिन होता है और काफ़ी महंगा भी पड़ता है। उनके चारे के साथ साथ उनका रख रखाव भी काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए मेसोपोटामिया चूँकि दजला और फरात नदियों के बीच स्थित था, तो मेसोपोटामिया में जो है व्यापार का, परिवहन का सबसे अच्छा साधन था जलमार्ग। और दुनिया में हमेशा से ही जलमार्ग की सबसे प्रमुख साधन रहा है। मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी और फरात नदी को ही विश्व मार्ग के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण यानी महत्वता प्राप्त थी। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से मेसोपोटामिया में जल मार्ग था, वहाँ पर व्यापार किस प्रकार, वहाँ पर शहरीकरण किस प्रकार था। और इससे संबंधित कुछ हम जो तथ्य वो देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया की फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग रूप में जानी जाती थी और मेसोपोटामिया के लोग अपना हिसाब किताब साहित्य मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। उनकी लिपि किलाकार थी, यानी मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कैसी लिपि थी, वो थी किलाकार। व्यापार और लेखन कलाकार सर्वप्रथम मेसोपोटामिया के राजा ने किया ही और बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने यहाँ मंदिरों का निर्माण करना आरंभ किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना था। उर को चंद्र देवता और इन्नाना को युद्ध और प्रेम की देवी माना जाता था। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, यानी समाज जो एकल परिवार के ही रखते थे, यानी हर एक परिवार में मतलब समझ सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे एकल परिवार माना जाता है। समाज में विवाह का विशेष महत्व था और उर नगर में गलियां बहुत तंग थी, जल निकासी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। मेसोपोटामिया के समाज में विभिन्न जातियों और समुदायों के मिश्रण से वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। तो जैसे अगर हम बात करें उर नगर में गलियाँ बहुत तंग थी, वर्तमान में
जो शहरी के जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है वहाँ पर गलियाँ कितनी छोटी छोटी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो चांदनी चौक इलाका हो गया, गांधीनगर का इलाका हो गया, इलाके इतने तंग गलियों से, सादरा आप देखेंगे कि इतनी तंग गलियाँ वहाँ पर, बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, हवा तक निकलने वहाँ पर नहीं होती है। तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इस तरह से मेसोपोटामिया का नगर उर भी ऐसा ही था, ठीक है। और इस चैप्टर से संबंधित कुछ जो है एमसीक्यू आप देख सकते हैं। मेसोस का अर्थ होता है मध्य, पैटोमोस का क्या अर्थ होता है नदी। इराक के जिस भाग में सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था दक्षिणी के रेगिस्तान भाग में। मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत है उपरोक्त सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में जहाँ की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी वो कौन थी? दक्षिण मेसोपोटामिया की। तो ये कुछ एमसीक्यू जो अभी तक मैंने पढ़ा उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण लगभग शुरू हुआ था 3000 ईसा पूर्व में। मेसोपोटामिया की देवी इनाना थी किसी प्रेम और युद्ध की। मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था आराध्य देवी को। मेसोपोटामिया के लोग अपने देवताओं को अर्पित करते थे मछली, दही, अन्न यानी उपरोक्त सभी। तांबा, रागा धातु के मिश्रण से बनने वाली मिश्र धातु है वह है कांसा। वारका शीर्ष नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के जिस नगर से मिलता है वह है उर। तो ये है इस चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 में और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।